नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। पिछले 14 फरवरी के बाद से पुलवामा, पाकिस्तान अटैक, अभिनंदन, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सब बातें चल रही थी। 6 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रफाल का केस सुनना शुरू किया। उस केस के बाद सरकार की तरफ से जो सबसे तुरंत वो आई कि हम इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हिंदू जो पेपर है उसके ऊपर मुकदमा चलाने की भी सोच रहे हैं या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मूल रूप से ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ एक कानून था जिससे वो हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन मानना यही चाहिए कि अंग्रेज चले गए, गोरे साहब की जगह अब भूरे साहब आ गए हैं, तो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, इस देश का संविधान हर एक नागरिक को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके हाथ में देता है और आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार हम अपनी बात कहने के लिए फ्री हैं। देखिए, इस जब संविधान बना तो बहुत सी बातें हुई कि भाई सदन के अंदर कोई बात होगी, फ्री एंड फेयर होगा, मैं अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कहने के लिए रहूं। इसीलिए पार्लियामेंट होता है, विधानसभा जिसको सदन बोला जाता है, उसके अंदर अगर कोई भी सदस्य कोई भी बात कह रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। मतलब उसके अंदर हो गए तो डिफेमेशन का केस या ये सब नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली की विधानसभा में अपने सारी वो बातें कहने लगते हैं जिसको बाहर कहने से उनके ऊपर कई मानहानि के मुकदमे हो गए थे। तो अब क्या है, वो दिल्ली विधानसभा में अपनी बात कहते हैं, जो पेपर में रिपोर्ट होता है, जो उनको चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर अब मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता है। ये सदन के जितने, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो चाहे वो संसद सदस्य हो, इनको इसके सदन के अंदर अपनी बात कहने की इम्यूनिटी मिली रहती है। हालांकि अभी 6 मार्च को हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी जी और उनके साथ जो एमएलए थे बघेल साहब, इन दो लोगों ने जिले की एक मीटिंग के दौरान, जहां पे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के आशुतोष टंडन एक मंत्री भी उपस्थित थे, जिस ढंग से जूते से एक की पिटाई की, उन्होंने थप्पड़ से उनकी पिटाई की, वो शायद भूल गए थे कि ये इम्यूनिटी सदन के अंदर है। वहां जो वो योजना की मीटिंग कर रहे थे उसमें ये इम्यूनिटी नहीं है। तो वो एफआईआर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अलग प्रोसेस ऑफ लॉ है। और बता दें कि मीडिया, देखिए मीडिया का जो काम मूल रूप से माना जाता है, जिसकी वजह से उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो प्रश्न पूछना है। आज की तारीख में प्रश्न पूछना कम हो गया है। उसके बहुत से कारण हैं, उसको मैंने बहुत से एपिसोड में कवर किया है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे हिंदू के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चलाया जा रहा है की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि वो अपना सोर्स बताएं, तो मीडिया में अगर आपको छाप रहे हैं तो आपको अपने सोर्स को न बताने की इम्यूनिटी है। तो अच्छा, अब दिक्कत क्या हो रही है, जरा ये भी तो आप समझें कि कहां पे समस्या हो रही है। मीडिया को अगर इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल है, वो किससे पूछें। भाई प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। मतलब पूरे 5 साल में हिंदुस्तान के इतिहास में पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कोई प्रेस से वार्तालाप किया ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। अब क्या है, ये आज की तारीख में लोगों को लगता है नहीं, इसका क्या मतलब। अरे भाई, ये एडवोटोरियल जिसको आप बोलते हैं, जहां पे आप उसको पैसा देंगे और अपनी बात कहेंगे, इस तरह के कुछ काम उनके पसंद के 2-3 चैनल में उन्होंने किया। अर्णब गोस्वामी जी का चैनल, जी टीवी, कुछ उनके जो पसंद के चैनल हैं या उनके पसंद के इवेंट हैं, जहां पे प्रसन्न जोशी जी, जो उन्होंने जिनको सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है, वो उनसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। वो उनसे पूछ रहे हैं, मोदी जी आपकी फकीरी के पीछे क्या राज है। तो जो कई लोग कहते हैं उन्होंने फकीर तो उनको सिद्ध कर ही दिया, अब वो मतलब प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, एक तरह से उनका महिमा मंडन कर रहे थे। तो इस वाले केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो
जो नीयत दिख रही है वो ये दिख रही है कि दो चार जो मीडिया के लोग हैं जो अपनी आवाज अभी भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इस हिंदू के ऊपर केस चला के एक तरह से धमकाने की कोशिश करने का इरादा है, ऐसा लगता है। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि रफाल का केस ये हुआ क्या। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट पास किया जिसमें उसने कहा कि हमने रफाल का जो भी उनके पास केस आया था उसमें कहा उन्होंने कि भाई हमने इस केस को एग्जामिन किया और प्राइसिंग से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, और उन्होंने कहा कि ये तो उनके, जिसको सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी। वो क्लीन चिट थी या नहीं थी, उस ऑर्डर में कुछ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसके बारे में सरकार ने ही कहा कि वो हमसे टाइपोग्राफिकल एरर हो गई थी, और एजी साहब ने भी कहा कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं था वो क्या जमा हुआ था, और उसकी बेसिस पे ही ऑर्डर हुआ था। इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन लोगों ने एक रिव्यू पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। अब वो जो बेंच बनी जो इस रिव्यू पिटीशन को सुनेगी, वो बेंच बनी चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की। एक ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि ये इन लोगों ने कहा कि हम इसको ओपन कोर्ट में सुनेंगे। आप फिर से समझ लीजिए, ये जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट के अगेंस्ट, ये बहुत रेयर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे, क्योंकि जो इसकी बेसिस है रिव्यू पिटीशन की, उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आपका जजमेंट में एरर है, क्योंकि वो उसने जब उस जजमेंट को आपने पास किया तो उसकी बेसिस एक नॉन एग्जिस्टेंट कैग रिपोर्ट थी, क्योंकि उस दिन तक कैग रिपोर्ट नहीं दी गई थी, जो आपको बताया गया कि कैग रिपोर्ट दे दी गई है। और दूसरा, जो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया अनसाइंड, उसमें वो क्लरिकल मिस्टेक थी या अर्थमेटिकल मिस्टेक थी, वो सब्सटेंशियल एरर है, वो छोटी एरर नहीं थी, और उसकी वजह से केस का कॉम्प्लेक्शन बदलता है। तो इसलिए इसके रिव्यू पिटीशन को उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करके जो अभी तक का पास्ट इतिहास है उसमें जनरली रिव्यू पिटीशन जब अपने ही जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो जज के चेंबर में सुन के वही उसका एक फाइनल जजमेंट ले लिया जाता है। यहां पे ओपन कोर्ट का मतलब यह है कि यहां पे पूरी बहस होगी और वो सबके सुनने के लिए होगी कि क्या क्या कहा जा रहा है। इट इज इन अ पब्लिक डोमेन। यहां पे मुख्य रूप से इन जो पिटिशनर हैं, इन्होंने हिंदू में जो पब्लिश रिपोर्ट है उसको काफी एक्सटेंसिवली उसको यूज किया है। यहां पे एडवोकेट जनरल जो हमारे के वेणुगोपाल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदू में रिपोर्ट छपी है ये सब रिपोर्ट बेस्ड ऑन स्टोलन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आर्मी है। तो एक तरह से उन्होंने एडमिट किया कि रफाल के डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं और उस चोरी हुए डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया है। तो अब ये वही बात है कि भाई अगर डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है ये बताओ, डॉक्यूमेंट्स में जो कहा जा रहा है वो सही है कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच सरकार ने दिए कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने नहीं दिए। और चोरी होने की नियत क्यों आई? क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट्स लगाए नहीं थे, आप उसमें सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की आपकी कोशिश थी, ऐसा लगता है। इस रिव्यू पिटीशन में और इस हिंदू की रिपोर्ट पे बेस पे तीन मुख्य बातें कही जा रही हैं। पहला यह है कि भाई इन्होंने इस रफाल डील में ये जो एंटी करप्शन जो क्लॉज था उसको हटा दिया गया। उस हटा देने से यह हुआ कि अगर बाद में पता भी लगेगा कि कहीं घूस दी गई तो अब आपका कुछ आप इसमें करने लायक नहीं है। जो बार बार कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी का इससे बहुत फायदा हुआ है। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट जो हिंदू में भी छपे और बाद में एएनआई ने भी छापा, उसमें यह साफ साफ कहा जा रहा है कि पीएमओ में एक पैरेलल नेगोशिएशन चल रहा था। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट डिफेंस के उसमें एक पैरेलल नेगोशिएशन क्यों चला रहे थे, इसका जवाब भी लोग चाहेंगे। तीसरा, जो बैंक गारंटी क्लॉज था
वो आपने हटा दिया। मतलब आज अगर आपको कुछ भी अगर वहां की वो करती है रफाल कंपनी, तो आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अगेंस्ट आप जाके उस कंपनी से फाइनेंशियल कुछ भी बात कर सकें। आपने बैंक गारंटी, मुख्य रूप से ये 3 बातें, बाकी छोटे छोटे और भी चीजें हैं जिसपे रिव्यू चाहते हैं। अब जो के वेणुगोपाल है भाई, उनकी तरफ से आर्गुमेंट यह है कि साहब इसमें मनी ट्रेल कहां है, मतलब पैसा कहां आया। वो आपको क्या लगता है कि करप्शन हरदम ये दिखे कि आपने कैसे पैसा पकड़ा और कैसे ये हुआ? करप्शन इज नॉट ऑलवेज ब्राइब, क्योंकि इसमें जो लगे हुए लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, इन लोगों की जिस बेतहाशा ढंग से इनकी संपत्ति बढ़ती है, तो वो कहीं पता थोड़ी रहता है कि पैसे से आई। अरे सबको, दुनिया को पता है कि वो कहां से आ रही है, तो करप्शन से आई ये थोड़ी है। दूसरा, ये नोशनल लॉ, देखिए पब्लिक एक्सचेकर, मतलब सरकार को अगर लॉस हुआ है आपके किसी भी कारण से, एक 100 रुपए की चीज अगर आप 100 रुपए से ज्यादा में खरीदे तो लॉस है, तो इट अमाउंट्स टू करप्शन। तीसरा, जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जो आपका एक प्रोसेस है भाई ऐसे ऐसे इसमें डिसीजन लिया जाएगा, ऐसे टेंडर आएंगे, उसमें अगर कोई पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है तो वो भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। वो ऐसा नहीं इतने आसानी से। एक पॉइंट और कि गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट गलत रिपोर्ट दे रही है, गलत डॉक्यूमेंट्स दे रही है कोर्ट में। तो इन सारे जो मुख्य चीजें हैं उसको, उसके अगेंस्ट में जो जैसे नेताजी कह रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी, उसी तरह से वही वाली बात वेणुगोपाल जी ने भी यहां कही कि भाई इससे डिलीवरी डिले होगी। तो कोर्ट का कहना यह है कि नो भाई, कोई भी क्वालिटी ऑफ रफाल पे कोई नहीं बात कर रहा है। रफाल बेहतरीन जहाज है, लेकिन आपने उसको महंगा खरीद रहे हैं, और जो महंगा खरीद रहे हैं, आरोप यह है कि जो महंगा आप खरीद रहे हैं उस पैसे को आप किसी अपने चहेते उद्योगपति को कहीं से उसका फायदा पहुंचा है। हालांकि रफाल का मोदी जी ने क्यों इसका नाम लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलिटिकली मोदी जी को रफाल का नाम आर से रफाल है, उनको आर नाम का वर्ड अपने डिक्शनरी से भूल जाना चाहिए। उनको रफाल का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगा जब वो बीच में वो पाकिस्तान का अटैक कर लिए कि अब ये इससे निकल गए हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि अगर रफाल हमारे पास की कमी आज हमें खली। वो एक अलग डिबेट है कि वो कमी क्यों हुई, इतना लेट क्यों हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रफाल नाम का जिन बोतल से 20 दिन बंद रहने के बाद फिर निकल आया है, और चुनाव में उसका कितना बड़ा या छोटा रोल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।